अपने बचपन में मैंने खुदा को देखा, मुझे फरिश्ते दिखाई दिए। मैंने अरफा और पस्त जहानों के असरार खुलते देखे। मैं समझता था कि तमाम इंसान ही ये सब कुछ देखते हैं, लेकिन आखिरकार मुझे इदराक हुआ कि सब इंसान ऐसी निगाह नहीं रखते। शम्स तबरेज़ 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 तबरेज़। आप सुन रहे हैं अलिफ शफक का मशहूर ज़माना नॉवेल 40 रूल्स ऑफ लव का उर्दू तर्जुमा। मैं हूं आपके साथ फैसल सईद ज़रगाम 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 ज़रगाम। इब्तिदाइया। अपनी उंगलियों में पत्थर थाम कर आप उसे बहते पानी में फेंक देते हैं। इसका असर आसानी से दिखाई नहीं देगा। पत्थर जहां पानी की सतह से टकराता है, वहां छोटी छोटी लहरों के हिलकोरे नमूदार होते हैं और फिर छपाके की आवाज, दरिया के बहाव का तेज शोर जिसका दम घोंट देगा, और बस उसी पत्थर को झील में उछालें। इसका असर न सिर्फ दिखाई देगा बल्कि काफी देर तक बाकी रहेगा। पत्थर साकित पानियों को मुंतशिर करके रख देगा। पत्थर जहां पानी से टकराएगा वहां एक दायरा बनेगा और फिर लहजे भर में वो दायरा दर दायरा फैलता चला जाएगा। ज्यादा देर न गुजरेगी, इस गड़ाब से बनने वाले हिलकोरे फैलते चले जाएंगे और फिर वो पानी की सतह पर हर जगह महसूस किए जा सकेंगे। ये दायरे साहिल से टकरा कर ही थम सकेंगे और खत्म होंगे। अगर पत्थर किसी दरिया की सतह से टकराता है तो दरिया अपने मुतलातिम बहाव में इसे तुंदो तेज शोर का ही हिस्सा समझता है। कुछ भी गैर मामूली नहीं, कुछ भी बेमहार या मुजोर और सरकश नहीं। लेकिन अगर वही पत्थर झील की सतह से टकराए तो झील कभी भी पहली जैसी ना रहेगी। चालीस बरस तक एला रॉबिन्सन की जिंदगी साकिन पानियों जैसी रही थी। आदतों, ज़रूरियात और तरजीहात का एक लगा बंधा सिलसिला। अगरचे वो जिंदगी कई तरह से यकसानियत भरी और आम थी, मगर वो उसे थका देने वाली न लगती थी। पिछले 20 बरस से हर ख्वाहिश जो उसने की, हर शख्स जिसे उसने दोस्त बनाया और हर फैसला जो उसने किया, वो उसकी शादी से फिल्टर होकर गुजरा था। उसका शौहर डेविड एक कामयाब डेंटिस्ट था जिसने बड़ी मेहनत की और बहुत दौलत कमाई। वो हमेशा से जानती थी कि इनका रिश्ता किसी गहरी सतह पर गहरी नौयत का नहीं था, मगर फिर वो सोचती कि ऐसा जज्बाती ताल्लुक रखना शादीशुदा जोड़ों की जिंदगी में तरजीह होता भी नहीं, खुसूसन ऐसे मर्द और औरत के लिए जिनकी शादी को एक अरसा बीत चुका हो। शादी में इश्क और मोहब्बत से बढ़कर अहम चीजें होती हैं, जैसा कि जहनी हम आहंगी, एक दूसरे का ख्याल रखना, उल्फत, दर्दमंदी और सबसे बढ़कर एक रब्बानी अमल जो कोई शख्स कर सकता है, यानी मुआफ करना। मोहब्बत इन सब में सानवी थी, यानी यहां तक कि कोई नॉवलों या रोमानवी फिल्मों की दुनिया में बसता हो
जहां बुनियादी किरदार हमेशा आम जिंदगी से बढ़ चढ़कर मुतासिरकुन होते थे और उनकी मोहब्बत किसी दास्तानवी मोहब्बत से कम नहीं होती। एला की तरजीहात की फहरिस्त में उसके बच्चे सबसे ऊपर थे। उनकी खूबसूरत बेटी जैनेट कॉलेज में थी और जुड़वा बच्चे ऑर्ली और एवी टीन एजर थे। इनका 12 साला सुनहरी शिकारी कुत्ता स्प्रिट भी था, जो सुबह की सैर में एला का रफीक रहता था और अपने बचपन से एला का जिंदा दिल दोस्त था। अब वो बूढ़ा हो चुका था, उसका वजन बढ़ चुका था, वो बिल्कुल बहरा और तकरीबन नाबीना था। स्प्रिट के रुखसत होने का वक्त करीब आ रहा था, मगर एला ये सोचने को तरजीह देती कि वो सदा उसके साथ ही रहेगा। फिर वही सब वो ऐसी ही थी। उसने कभी किसी भी शय, चाहे वो कोई आदत थी या कोई मरहला या शादी, इसके ख़त्म होने या विदा या मौत का सामना न किया था। चाहे वो अंजाम उसके बिलमुकाबिल ही खड़ा होता, सादा और नागुज़ीर अंजाम। रॉबिन्सटन खानदान अमेरिकी रियासत मैसाचुसेट्स में नॉर्थैम्पटन में एक बड़े से विक्टोरियन घर में रहता था, जिसे कुछ तज़यीन की ज़रूरत तो थी, मगर फिर भी वो शानदार था। घर में 5 बेडरूम थे और 3 बाथरूम, चमकता चौबी फर्श, 3 गाड़ियों के लिए काफ़ी कुशादा गैराज, फ्रांसीसी दरवाजे और सबसे बेहतरीन खुली फ़ज़ा में जकूज़ी। इनके पास ज़िंदगी का बीमा, कार का बीमा, रिटायरमेंट के मंसूबे, कॉलेज बचत मंसूबे, मुश्तरका बैंक अकाउंट और जिस घर में वो रह रहे थे उसके साथ साथ 2 आला दर्जे के अपार्टमेंट्स भी थे, एक बोस्टन में और दूसरा रूट्स जजीरे पर। इस सब के लिए डेविड और उसने शदीद मेहनत की थी। बच्चों, खूबसूरत फर्नीचर और घर की बनी पाई की फ़ज़ा में तैरती महक वाला एक बड़ा और चहल पहल भरा घर। कुछ लोगों को एक क्लीशे, कोई फुरसुदा पिटी हुई बात लगेगा, लेकिन उनके नज़दीक ये मिसाली ज़िंदगी की तस्वीर थी। उनकी शादी इस मुश्तरका ख्वाब के गिर्द ही परवान चढ़ी थी और उन्होंने अगर सब नहीं तो अपने बेशतर ख्वाबों की ताबीर पाली थी। गुज़िश्ता वैलेंटाइन डे पर उसके शौहर ने उसे तोहफे में दिल की शक्ल वाला हीरे का हार और एक कार्ड दिया था, जिस पर तहरीर था, मेरी प्यारी एला के लिए, खामोश अंदाज, कुशादा दिल और किसी दुर्वेश के से सब्र वाली औरत। मैं जैसा हूं वैसे ही मुझे कबूल करने का शुक्रिया, मेरी बीवी बनने का शुक्रिया, तुम्हारा डेविड। एला ने डेविड के सामने कभी भी इसका एतराफ़ न किया, लेकिन उसका कार्ड पढ़ते हुए उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो कोई ताज़ियतनामा पढ़ रही हो। मेरे मरने पर लोग मेरे बारे में यही कुछ लिखेंगे, उसने सोचा था, और अगर वो मुखलिस हुए तो मज़ीद ये इजाफा कर सकते थे। अपनी तमाम ज़िंदगी अपने शौहर और बच्चों के साथ गुजारते हुए एला में ऐसी कोई बचाव की तकनीक न रही थी कि वो जिंदगी की मुश्किलों से खुद को अपने बलबूते पर निमट सके। वो बेपरवाह किस्म की या जिंदगी में रिस्क लेने वाली नहीं थी, हत्ता कि अपनी मामूल की कॉफ़ी ब्रांड बदलने से भी उसे बड़ा फर्क पड़ता था। यही वजह थी जब एला ने 2008 के मौसम ख़िज़ा में अपनी शादी के 20 साल बाद तलाक के लिए रुजू किया, तो एला समेत कोई भी वजाहत न कर सका कि हो क्या रहा है। लेकिन इसका सबब मौजूद था।
मोहब्बत। वो एक शहर में नहीं रहते थे, हत्ता कि एक बर्रे आज़म में भी नहीं। दोनों में न सिर्फ मीलों का ज़मीनी फासला था, बल्कि दिन और रात का भी फ़र्क था। उनके तर्ज ज़िंदगी इस कदर जुदा थे कि नामुमकिन लगता था कि वो एक दूसरे की मौजूदगी को ही बर्दाश्त कर पाएं, कहाँ कि मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाना। लेकिन ऐसा हुआ, और ये इस कदर तेज रफ्तारी से हुआ, दर हकीकत इतनी तेजी से कि एला को ये समझने का वक्त ही न मिल सका कि हो क्या रहा है, और ये कि वो होशियार हो जाती। अगर मोहब्बत के रूबरू मोहतात या होशियार हुआ जा सकता है तो मोहब्बत एला पर इतनी अचानक और मुजूरी से तारी हुई जैसे न जाने कहां से कोई पत्थर यकयक उसकी जिंदगी के साकिन तालाब में उछाल दिया गया हो। एला, नॉर्थहैम्पटन, 17 मई 2008। मौसम बाहर के उस खुनक दिन उसके किचन की खिड़की के बाहर परिंदे चहचहा रहे थे। उसके बाद एला ने वो मंजर अपने जहन में इतनी बार दोहराया कि यूं महसूस हुआ जैसे वो माजी के किसी हिस्से के बजाय एक जारी लम्हा था जो अभी भी कायनात में कहीं मुसलसल रूनुमा हो रहा था। वहां थे वो हफ्ते की दोपहर मेज के गिर्द बैठे, जरा ताखीर से दोपहर का खाना खाते हुए। उसका शौहर अपनी पसंदीदा फ्राइड चिकन लेग से अपनी प्लेट भर रहा था। एवी किसी ड्रमस्टिक की तरह अपने चम्मच कांटे से खेल रहा था, जबकि उसकी जुड़वा बहन और ली यह हिसाब लगाने की कोशिश कर रही थी कि वो किस खाने के कितने लुक़मे खा सकती थी ताकि रोज़ाना की 650 कैलोरीज खुराक के मुताबिक उसकी डाइट बर्बाद ना हो। जैनेट, जो करीबी माउंट ह्यूलिक कॉलेज की पहले साल की तालिबा थी, ब्रेड स्लाइस पर क्रीम चीज़ फैलाते हुए अपने ख्यालों में मगन दिखाई थी। मेज़ पर आंटी ईस्टर भी मौजूद थी, जो अपने मशहूर मार्बल केक के साथ आई थी और फिर दोपहर के खाने तक रुक गई थी। एला को बाद में काफ़ी काम निपटाने थे, मगर वो अभी मेज़ से उठने के लिए तैयार न थी। कुछ अरसे से ऐसा अक्सर नहीं होता था कि घर भर इकट्ठा होकर खाने के लिए मेज़ पर बैठे, और उसे ये सबके मिल बैठने का सुनहरी मौका लगा था। ईस्टर, क्या एला ने तुम्हें खुशखबरी सुनाई? डेविड ने अचानक पूछा। उसे बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई है। अगरचे एला ने अंग्रेजी अदब में ग्रेजुएशन की थी और उसे फिक्शन बेहद पसंद थी, लेकिन उसने कॉलेज के बाद इस मैदान में ज़्यादा कुछ न किया था, सिवाय ख़वातीन के मैगज़ीनों की छोटी मोटी तहरीरों की इदारत, चंद बुक क्लब्स में शिरकत और कभी कभार मुकामी अखबारों के लिए किताबों पर तबसरे लिखने। बस एक वक्त था कि वो किताबों की कोई मुमताज़ नक्काद बनना चाहती थी, लेकिन फिर उसने इस हकीकत को कबूल कर लिया कि ज़िंदगी उसे 3 बच्चों की माँ और ना ख़त्म होने वाली घरेलू जिम्मेदारियों के साथ एक मेहनती सी खातून खाना में बदलते हुए इसे कहीं और ले आई थी। ऐसा नहीं था कि उसे कोई शिकायत हो। एक माँ, एक बीवी, पालतू कुत्ते के हमरा सैर करने वाली और घर संभालने वाली खातून के तौर पर वो खासी मसरूफ रहती थी। अगरचे स्मिथ कॉलेज की उसकी किसी भी हुकूक के निस्वा की हामी दोस्त को उसका ये इंतखाब पसंद न आया था, मगर वो घर पर रहने वाली माँ के तौर पर खुश और शुक्रगुजार थी कि वो और उसका शौहर इसके मुतहम्मिल हो सकते थे। इसके साथ साथ उसने किताबों से अपने इश्क को कभी तर्क न किया था और अब भी खुद को एक शौकीन कारी समझती थी। चंद बरस पहले हालात बदलने लगे, बच्चे बड़े हो रहे थे और उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि इन्हें अब माँ की वैसी ज़रूरत न थी जैसे कभी हुआ करती थी। ये जानकर कि अब उसके पास खासा फारिग वक्त था
और ऐसा कोई न था जिसके साथ वो उसे बांट सकती। एला ने सोचा कि कोई नौकरी ढूंढना खूब रहेगा। डेविड ने उसकी हौसला अफजाई की थी, मगर अगरचे वो इस बारे में बातें करते रहे, उसने अपनी राह में आने वाले मौके से कम ही फायदा उठाया। और जब ऐसा किया भी तो मुमकिना मुलाजिमत देने वाले हमेशा किसी नौजवान या फिर ज्यादा तजर्बाकार मुलाजिम की तलाश में होते थे। बार बार मुस्तरद होने से खाइफ होकर उसने इस मौजू को ही तर्क कर दिया। इसके बावजूद इन बरसों में उसकी नौकरी की तलाश में जो भी रुकावट हाइल रही थी वो मई 2008 में खत्म हो गई, अपनी 40वीं सालगिरह से 2 हफ्ते पहले। उसने खुद को बूस्टन की एक लिटरेरी एजेंसी के लिए काम करते पाया। इसके लिए ये नौकरी उसके शौहर ने अपने किसी क्लाइंट के जरिए तलाश की थी, या शायद अपनी किसी महबूबा के जरिए। ओह, ये कोई बड़ी बात नहीं। एला ने अब जल्दी से वजाहत की। मैं एक लिटरेरी एजेंट की जुज वक्ती रीडर हूं, बस। लेकिन डेविड पुरअज़्म दिखाई दिया कि वो अपनी नई नौकरी को कमतर न समझे। छोड़ो भी, इन्हें बताओ कि वो एक मारूफ एजेंसी है, उसने उसे ठोका देते हुए उकसाया। और जब एला ने उसकी बात की तामील न की तो उसने बखुशी अपनी बात से खुद ही इत्तेफाक किया। वो एक बावकार मशहूर जगह है इस तरह, तुम्हें दूसरे असिस्टेंट से भी मिलना चाहिए। बेहतरीन कॉलेजों से ताज़ा ताज़ा निकले लड़के और लड़कियां। एला वाहिद है जो बरसों हाउस वाइफ रहने के बाद दोबारा काम के लिए जा रही है। अब बताओ, क्या ये बात खास नहीं है? एला को हैरत हुई कि आया अपने अंदर गहराई में उसका शौहर उसे करियर बनाने से दूर रखने पर एहसास जुर्म का शिकार था, या फिर उससे बेवफाई करने पर। यही 2 वजाहतें हो सकती थी जो वो सोच सकी कि वो अब इतने जोशो खरोश से क्यों भरा हुआ था। डेविड ने मुस्कुराते हुए बात खत्म की। यही है जिसे मैं जुर्रतमंदी कहता हूं। हम सबको इस पर फख्र है। ये तो एक नेमत है, हमेशा से थी। आंटी ईस्टर ने ऐसे जज्बाती लहजे में कहा कि यूं लगा जैसे एला मेज पर मौजूद न थी और दुनिया से गुजर चुकी थी। उन सब ने उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखा, हत्ता कि एवी ने भी कोई मुंह पट तबसरा न किया। और ली पहली बार अपनी लुक्स के सिवा किसी शय की परवाह करती दिखाई दी। एला ने खुद पर जब्र किया कि वो इस मेहरबानी भरे लम्हे की कद्र करेगी, मगर उसे खुद पर थकन तारी होती महसूस हुई, जिसका तजर्बा उसे पहले कभी नहीं हुआ था। उसने चुपके से दुआ की कि कोई इस मौजू को बदल दे। उसकी बड़ी बेटी जैनेट ने जरूर इसके दिल से निकलती ये बात सुन ली होगी, क्योंकि वो अचानक चहक कर बोली, मेरे पास भी एक खुशखबरी है। किसी उम्मीद से चमकते सब चेहरों का रुख उसकी तरफ घूम गया। स्कॉट और मैंने शादी का फैसला किया है, जैनेट ने ऐलान किया। ओह, मुझे मालूम है कि आप सब क्या कहेंगे, ये कि अभी हमारा कॉलेज मुकम्मल नहीं हुआ और यही कुछ, लेकिन आपको समझना होगा, हम दोनों ये बड़ा कदम उठाने के लिए खुद को तैयार महसूस करते हैं। वो गर्मजोशी जो लम्हा भर पहले उन पर साया फिगन थी, उसके तहलील होते ही किचन की मेज पर एक बेढंगी सी खामोशी उतर आई और ली और एवी ने एक दूसरे को खाली निगाहों से देखा और आंटी ईस्टर
सेब के जूस के गिलास को अपने हाथ की गिरफ्त में लिए जैसे जम कर रह गई। डेविड ने कांटा परे रख दिया, जैसे उसे बिल्कुल भूख न रही थी, और हल्की भूरी आंखें सुकेड़कर जेनेट की तरफ देखा, जिनके गोशों पर मुस्कुराते रहने से लकीरें सी पड़ चुकी थी। ताहम उस वक्त वो बहरहाल मुस्कुरा नहीं रहा था। उसका मुंह यूं बिसोरा हुआ था जैसे उसने अभी अभी तुरश सिरके का घूंट भर लिया हो। बहुत खूब, मुझे आपसे तवक्का थी कि मेरी खुशी बांटेंगे, मगर इसके बजाय मुझे ये सर्द रवैया मिल रहा है। जेनेट ने शिकायत की। तुमने अभी कहा कि तुम शादी करने जा रही हो। डेविड ने यूं कहा जैसे जेनेट न जानती थी कि वो क्या कह चुकी थी और अब उसे मुत्तला करने की जरूरत थी। डैड, मैं जानती हूं कि ये जरा जल्दी लगती है, लेकिन गुज़िश्ता रोज स्कॉट ने मुझे शादी की पेशकश की थी और मैं पहले ही हां कह चुकी हूं। लेकिन क्यों? एला ने पूछा। जिस तरह से उसने एला को देखा, एला समझ गई कि उसकी बेटी को इस किस्म के सवाल की तवक्का न थी। इसके बजाय वो ये तवक्का कर रही थी कि पूछा जाए कब और कैसे। बाहर सूरत इसका मतलब होता है कि वो अपने उरूसी लिबास की खरीदारी शुरू कर सकती थी। क्यों का सवाल एक बिल्कुल मुख्तलिफ मामला था और इसने उसे मुकम्मल तौर पर हैरत ज़दा कर दिया था। क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत है, मेरा ख्याल है। जेनेट का लहजा जरा धीमा था। हनी, मेरा मतलब यह था कि इतनी जल्दी क्यों है? एला ने इसरार किया। क्या तुम हामिला हो या ऐसा कुछ? आंटी ईस्टर ने अपनी कुर्सी पर पहलू बदला। उनका चेहरा दुरुस्त था, उनकी बेचैनी वाज़ेह थी। उन्होंने अपनी जेब से एंटासिड, तेजाबियत कम करने वाली दवा गोली निकाली और उसे चबाने लगी। मैं मामू बनने वाला हूं, एवी दबी दबी हंसते हुए बोला। एला ने जेनेट का हाथ थाम लिया और उसे हौले से दबाया। तुम हमें हमेशा सच बता सकती हो, तुम जानती हो ना, कुछ भी हो हम सब तुम्हारे साथ खड़े होंगे। मॉम, बराए मेहरबानी क्या आप बस करेंगी? जेनेट तिलमिलाई और अपना हाथ खींच लिया। इसका हमल से कुछ लेना देना नहीं, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। मैं बस मदद करने की कोशिश कर रही हूं, एला ने सुकून से जवाब दिया। सुकून वो हालत थी जिसमें थोड़े अरसे से रहना मुश्किल से मुश्किल तर हो चला था। आपका मतलब है मेरी बेइज्जती करके? बज़ाहिर मेरे और स्कॉट की शादी करने की वाहिद वजह जो आपको नजर आती है यह है कि मैं हामिला हो चुकी हूं। क्या आपको कभी ख्याल भी आया कि हो सकता है मैं उस लड़के से इसलिए शादी करना चाहती हूं कि मुझे उससे मोहब्बत है। डेटिंग करते हुए हमें अब 8 माह हो चुके हैं। इस पर एला तमस्कर से बोली, ओह हाँ, यूं जैसे तुम 8 माह में किसी मर्द के किरदार का पता कर सकती हो। तुम्हारे बाप और मेरी शादी को तकरीबन 20 साल हो चुके हैं और हम भी ये दावा नहीं कर सकते कि हम एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं। 8 माह किसी रिश्ते में कोई मुद्दत नहीं। खुदा को ये पूरी कायनात तख्लीक करने में सिर्फ 6 रोज लगे थे। एवी मुस्कुराते हुए बोला, मगर मेज पर मौजूद सब लोगों की सर्द निगाहों ने उसे दोबारा खामोश होने पर मजबूर कर दिया। बढ़ते हुए तनाव को महसूस करके डेविड, जिसकी निगाहें अपनी बड़ी बेटी पर जमी थीं और उसकी पेशानी पर किसी ख्याल पर लकीरें नमूदार हो चुकी थीं, उसने मुदाखलत की। हनी,
तुम्हारी माँ यह कहने की कोशिश कर रही है कि डेटिंग और बात है और शादी बिल्कुल मुख्तलिफ चीज है। लेकिन डैड, आपका क्या ख्याल है कि हम हमेशा डेट ही करते रहेंगे? जेनेट ने पूछा। गहरी सांस भरते हुए एला बोली, बिल्कुल साफ गोई से कहूं तो हमें तुमसे किसी बेहतर इंतखाब की तवक्का थी। तुम अभी इतनी नौउम्र हो कि किसी संजीदा बंधन में बंधने के काबिल नहीं। आपको पता है मैं क्या सोच रही हूं मॉम? जेनेट ने इतने सपाट लहजे में कहा जो पहचानना मुश्किल था। मुझे लग रहा है जैसे आप अपने इस्तराब को मुझ पर थोप रही हो, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपने नौउम्री में शादी की और जब आप मेरी उम्र की थी तो आपकी गोद में बच्चा आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी वही गलती करूंगी। एला का चेहरा यूं सुर्ख हो गया जैसे किसी ने उसे थप्पड़ दे मारा हो। अपने दिल में कहीं उसे वो मुश्किल हमल याद था जिसके नतीजे में जेनेट की वक्त से पहले पैदाइश हुई थी। उसकी बेटी ने अपने बचपन में उसकी सारी तवानाई निचोड़ ली थी और यही वजह थी कि दोबारा हामिला होने से पहले उसने 6 साल इंतजार किया था। स्वीटहार्ट, हम तुम्हारे लिए खुश थे जब तुमने स्कॉट से मेल मिलाप शुरू किया। डेविड ने मोहतात अंदाज में एक मुख्तलिफ हिकमत अमली आजमाने की कोशिश करते कहा, वो अच्छा लड़का है, लेकिन कौन जानता है कि ग्रेजुएशन के बाद तुम क्या सोचो। हालात तब बहुत मुख्तलिफ हो सकते हैं। जेनेट ने हौले से सर हिलाया जिसमें मसनूई रजामंदी का शाइबा सा था। फिर वो बोली, क्या इसलिए कि स्कॉट यहूदी नहीं है? डेविड ने बेयकीनी के आलम में आंखें घुमाई। नस्ल, मजहब या सिन्फ के मुतालिक घर में कोई मनफी राय देने से गुरेज करने पर उसे अपने कुशादा दिल और मुहज़्ज़िब बाप होने पर हमेशा फख्र रहा था। ताहम जेनेट दुरुस्त दिखाई दी। अपनी माँ की तरफ मुड़ते हुए उसने पूछा, क्या आप मेरी आंखों में देखकर ये बता सकती हैं कि अगर स्कॉट ऑर्विन नामी कोई नौजवान यहूदी होता तो तब भी आप यही एतराज़ात कर रही होती? जेनेट के लहजे में तंज और तलखी परोए हुए थे और एला को खदशा था कि उसकी बेटी के अंदर इसके लहजे से ज्यादा तलखी और तंज भर रहे थे। स्वीटहार्ट, मैं तुमसे पूरी ईमानदारी से बात करूंगी, चाहिए तुम्हें पसंद ना आए। मैं जानती हूं कि नौजवान होना और मोहब्बत में गिरफ्तार होना कैसा शानदार महसूस होता है। मेरा यकीन करो, मैं समझती हूं, लेकिन किसी मुख्तलिफ पस मंज़र के शख्स से शादी करना एक बड़ा जुआ है और तुम्हारे माँ बाप की हैसियत से हम यकीन दहानी चाहते हैं कि जो कुछ तुम करने जा रही हो वो ठीक हो। और आपको कैसे पता है जो आपके नज़दीक ठीक है वो मेरे लिए ठीक होगा? इस सवाल ने एला को ज़रा बुझा दिया। उसने आह भरी और अपनी पेशानी को मसला, यूं जैसे सरदर्द शुरू होने को हो। मुझे उससे मोहब्बत है माम। क्या इस बात की आपके नज़दीक कोई अहमियत है? क्या आपको ये लफ्ज़ कहीं से याद आता है? उसकी वजह से मेरा दिल तेज तेज धड़कता है। मैं उसके बगैर जी नहीं सकती। एला ने खुद को बेसाख्ता हंसते सुना। उसका अपनी बेटी के जज्बात का मजाक उड़ाने का कोई इरादा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन शायद उसको उसके यूं हंसने से ऐसा ही लगा। किसी सबब से जो खुद उसके लिए नामालूम था, उसे बेहद घबराहट महसूस हुई। जेनेट से पहले भी उसके झगड़े हुए थे सैकड़ों बार, मगर आज ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी और से किसी बड़ी बात पर तकरार कर रही थी। मॉम, क्या आपने कभी मोहब्बत नहीं की?
जेनेट ने जल्दी से पूछा। उसके लहजे में तहकीर का शायबा सा था। ओह छोड़ो भी, जागते में ख्वाब देखना बंद करो और हकीकत की दुनिया में आओ। सुना, तुम बहुत एला की नजरें किसी ड्रामाई लफ्ज की तलाश में खिड़की पर जमी रही, यहां तक कि आखिरकार वो उसे मिल ही गया। बहुत रोमांटिक हो रही हो। रोमांटिक होने में क्या बुराई है? जेनेट ने पूछा, उसे जैसे ठेस पहुंची थी। वाकई रोमांटिक होने में क्या बुराई है? एला ने सोचा। वो रूमान पसंदी के बारे में कब से इतनी बरहम होने लगी थी। अपने दिमाग को परेशान करते इन सवालों के जवाब देने में नाकाबिल उसने अपनी बात जारी रखी। छोड़ो भी हनी, तुम किस सदी में जी रही हो? अपने दिमाग में ये बात बिठा लो। औरतें उन मर्दों से शादी नहीं करती जिनसे वो मोहब्बत में गिरफ्तार हों। वक्त आने पर वो ऐसे लड़के का इंतखाब करती हैं जो अच्छा बाप और काबिल भरोसा शौहर बने। मोहब्बत बस एक खुशगवार और शीरी एहसास है जो तारी होता है और फिर तेजी से गुजरते ज़ाइल हो जाता है। बात खत्म करने पर एला अपने शौहर की तरफ मुड़ी। डेविड ने अपने हाथ आहिस्तेगी से जैसे पानी पर से होते हुए अपने सामने मिला लिए थे और अब उसे यूं देख रहा था जैसे वो पहले कभी उसे दिखाई न दी थी। मैं जानती हूं आप ऐसा क्यों कर रही हैं, जेनेट बोली। आप मेरी खुशी और जवानी की हासिद हैं। आप मुझे एक नाखुश हाउसवाइफ बनाना चाहती हैं। आप चाहती हैं कि मैं आप जैसी बन जाऊं, मॉम। एला को अपने पेट में एक अजीब बैठता हुआ सा एहसास हुआ, यूं जैसे वहां कोई भारी पत्थर रखा था। क्या वो एक नाखुश हाउसवाइफ थी? एक नाकाम होती शादी में फंसी दरमियानी उम्र की माँ? क्या उसके बच्चे उसे ऐसा देखते थे? और उसका शौहर, वो भी? दोस्त और हमसाए क्या समझते थे? अचानक उसे महसूस हुआ जैसे उसके आसपास हर कोई उस पर तरस खाता था और ये शक इस कद्र तकलीफ दे था कि वो हाँप कर रह गई। तुम्हें अपनी मां से माफी मांगनी चाहिए। डेविड अपने चेहरे पर तेवड़ी चढ़ाए जेनेट की तरफ मुड़ते हुए बोला। कोई बात नहीं, मुझे किसी माफी की तवक्का नहीं, एला ने शिकस्ता दिली से कहा। जेनेट ने अपनी मां को इस्तेज़ाइया तिरछी निगाह से देखा और इसी तरह उसने अपनी कुर्सी पीछे धकेली, नैपकिन एक तरफ फेंका और किचन से बाहर निकल गई। 1 मिनट बाद ली और एवी भी निकल गए, अपनी बड़ी बहन से खैर सगाली के गैर मामूली इजहार में, या फिर इसलिए कि वो बड़ों की इस सारी गुफ्तगू से बेजार हो गए थे। इसके बाद आंटी ईस्टर, जो शिद्दत से अपनी आखिरी एंटासिड गोली चबा रही थी, ज़ेर लब कोई बूदा सा उज़्र बयान करते हुए बाहर निकल गई। मेज पर डेविड और एला तन्हा रह गए और इनके दरमियान फजा में मौल्लक एक बेहंगम सी परेशानी। इस परेशानी का सामना करने पर एला को तकलीफ हुई, जो कि वो दोनों जानते थे कि इसका जेनेट या उनके किसी बच्चे से कोई ताल्लुक न था। डेविड ने कांटा उठाया जो पहले उसने एक तरफ रख दिया था और कुछ देर उसका जायजा लिया। सो क्या मुझे ये नतीजा निकालना चाहिए कि तुम्हें जिस आदमी से मोहब्बत थी, तुमने उससे शादी नहीं की? ओ प्लीज, मेरा ये मतलब नहीं था। फिर तुम्हारा क्या मतलब था? डेविड ने अब भी कांटे से बात करते हुए कहा। मैं समझता था कि जब हमने शादी की, तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी। मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार थी, एला ने कहा, मगर फिर वो मजीद ये कहने से रोक न पाई। तब
सो तुमने मुझसे मोहब्बत करना कब छोड़ी? जज्बात से आरी लहजे में डेविड ने पूछा। एला ने अपने शौहर को ताज्जुब से देखा, किसी ऐसे शख्स की तरह जिसने अपना अक्स पहले कभी न देखा हो और अब उसके चेहरे के सामने आईना हो। क्या उसने उससे मोहब्बत करना छोड़ दी थी? ये वो सवाल था जो उसने पहले कभी खुद से न पूछा था। वो जवाब देना चाहती थी मगर उसके पास इरादे से ज्यादा अल्फाज की कमी थी। अंदर कहीं गहराई में उसे मालूम था कि इन दोनों को अपने बच्चों की नहीं बल्कि एक दूसरे की परवाह होनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय वो दोनों वही कुछ कर रहे थे जो वो अच्छा कर सकते थे। दिन गुजारते जाना जो एक मामूल सा बन जाते हैं और वक्त अपनी नागुज़ीर बेहिसी की राह चलता है। वो अपनी उस मुसलसल उदासी को रोकने में नाकाम होकर आंसू बहाने लगी जो इसके इल्म में आए बगैर उसकी ज़ात का हिस्सा बन चुकी थी। डेविड ने अपने कोफ्त से भरे चेहरे का रुख मोड़ लिया। वो दोनों जानते थे कि उसे उसको रोता देखना इतना ही पसंद था जितना उसे उसके सामने रोना। खुशकिस्मती से इन्हें बचाने को उस वक्त फोन बजने लगा। फोन डेविड ने उठाया। हेलो जी हाँ यही हैं, होल्ड कीजिए प्लीज। एला ने खुद को मुश्तमा किया और पूरी कोशिश करते हुए कि वो खुशबाश सुनाई दे बोली, जी एला बात कर रही हूँ। हाय मैं मिशेल हूँ। छुट्टी के रोज आपको सहमत देने पर माजरत। एक नौजवान लड़की की चहकती हुई आवाज सुनाई दी। अभी कल ही स्टीव ने मुझे आपसे राब्ता करने को कहा था मगर मैं भूल गई थी। क्या आपको मुसव्वदे पर काम शुरू करने का मौका मिला? ओह, एला ने गहरी सांस भरी। उसे अभी याद आया था कि यह काम उसका मुंतजिर था। लिटरेरी एजेंसी की जानिब से उसे पहली असाइनमेंट के तौर पर किसी गैर मारूफ यूरोपी अदीब का नॉवेल पढ़ने के लिए दिया गया था। उसके बाद उसे नॉवेल पर तफसीली रिपोर्ट लिखकर देना थी। इन्हें कहीं की फिक्र मत करें, मैं उसे पढ़ना शुरू कर चुकी हूं। एला ने झूठ बोला। पुरअज़्म और खुदराय मिशेल ऐसी शख्स नहीं थी जिसे वो अपनी पहली ही असाइनमेंट पर परेशान करना चाहती। ओह अच्छी बात है, कैसा है नॉवेल? इस उलझन में कि क्या कहे, एला ने तवक्कुफ किया। उस मुसव्वदे के बारे में कुछ भी मालूम न था सिवाय इसके कि वो मशहूर सूफी शायर जलालुद्दीन रूमी की जिंदगी का अहाता करता एक तारीखी नॉवेल था जिसके बारे में उसे मालूम हुआ था कि इन्हें इस्लामी दुनिया का शेक्सपियर कहा जाता था। ओह ये बहुत सूफियाना है। एला इस उम्मीद में हंसकर बोली कि वो हंसी मजाक में बात संभाल लेगी, लेकिन मिशेल को सिर्फ काम की बात करना थी। ठीक, उसने सपाट लहजे में कहा, मेरा ख्याल है कि आपको ये मुकम्मल करना होगा। इस किस्म के नॉवेल पर रिपोर्ट लिखने में आपकी तवक्का से ज्यादा वक्त लग सकता है। मिशेल की आवाज मध्यम होने पर फोन पर दूर किसी के बोलने की आवाज आई। एला ने उसे तसव्वुर में एक ही वक्त में कई कामों से निमटते देखा। ईमेल चेक करते, अपने मुसन्निफों में से किसी एक पर किया गया तबसरा पढ़ते हुए, अपने सलाद सैंडविच का लुक़मा लेते हुए और अपने नाखूनों को चमकाते हुए, सब कुछ फोन पर बात करने के दौरान। क्या आप लाइन पर हैं? मिशेल ने 1 मिनट बाद पूछा। जी अच्छी बात। सुने, यहाँ बहुत काम है, मुझे जाना होगा। ये जहन में रखेंगे डेडलाइन 3 हफ्ते में है। मैं जानती हूं, एला ने पुरअज़्म सुनाई देने की कोशिश करते हुए कहा।
मैं डेडलाइन से पहले ये काम मुकम्मल कर लूंगी। सच ये था कि एला को यकीन न था कि वो इस मुसव्विदे का तज्जिया करना भी चाहती थी या नहीं। शुरू में वो बड़ी मुश्ताक और पुरएतमाद थी। उसे बड़ा जोश व खरोश महसूस हुआ था कि वो एक अजनबी अदीब का गैर शाया शुदा नावल पढ़ने वाली पहली शख्स थी और यूं इसके मुकद्दर में चाहे छोटा सा ही एक किरदार अदा करेगी। लेकिन अब उसे मालूम न था कि वो अपनी ज़िंदगी से गैर मुताल्लिक सूफ़ी इज़्म जैसे मौजू पर अपनी तवज्जो मरकूज़ कर भी पाएगी और 13वीं सदी जितना दूर दराज ज़माना। मिशेल ने उसकी हिचकिचाहट का सुराग पा लिया होगा। क्या कोई मसला है? उसने पूछा। जब कोई जवाब न मिला तो वो मुंसिर हो गई। सुने, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। जरा देर खामोशी के बाद एला ने उसे सच्चाई बताने का फैसला कर लिया। बात सिर्फ यह है कि मुझे मालूम नहीं कि आया इन दिनों मैं किसी तारीखी नावल पर तवज्जो मरकूज करने के लिए सही ज़हनी हालत में हूँ। मुझे रूमी और इस सब में दिलचस्पी तो है, मगर फिर भी ये मौजू मेरे लिए अजनबी है। शायद आप मुझे कोई दूसरा नावल दे सकें। आप जानती हैं, कुछ ऐसा जिसे मैं आसानी से पढ़कर बयान कर सकूं। ये तो बहुत गैर मुनासिब नुक्ता नज़र है, मिशेल ने कहा। आपका ख्याल है कि आप जिन किताबों के मुताल्लिक कुछ जानती हैं उन्हीं पर बेहतर काम कर सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ इसलिए कि आप इस रियासत में रहती हैं, आप सिर्फ उन नावलों की इदारत करेंगी जिनका पस मंज़र मैसाचुसेट्स हो। ऐसा है? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, एला ने कहा और फौरन ही उसे इदराक हुआ कि ये जुमला उसने सपहर बहुत मर्तबा बोला था। उसने अपने शौहर पर यह देखने को नज़र डाली कि क्या उसने भी ये नोटिस किया था, लेकिन डेविड के तासुरात को समझना मुश्किल था। बेशतर वक्त हम ऐसी किताबें पढ़ते हैं जिनका हमारी जिंदगियों से कोई ताल्लुक नहीं होता। यह हमारे काम का, नौकरी का हिस्सा है। अभी इस हफ्ते में मैंने एक ईरानी खातून की किताब पर काम मुकम्मल किया है जो तेहरान में क़ैबा खाना चलाती थी और उसे मुल्क छोड़कर फरार होना पड़ा। क्या मुझे उसे कहना चाहिए था कि वो मुसव्विदा किसी ईरानी एजेंसी को भेजे? नहीं, बिल्कुल नहीं। खुद को अहमक और कसूरवार महसूस करते हुए एला मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई। दूर दराज ज़मीनों और सकाफ़तों के लोगों से रब्त कायम करना ही क्या अच्छे अदब की खूबियों में से एक नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। सुनिए, भूल जाएं जो मैंने कहा। डेडलाइन से पहले रिपोर्ट आपकी मेज़ पर होगी। एला ने सरे तस्लीम खम कर दिया। मिशेल से नफरत करते, जिसने उससे यूं सुलूक किया था जैसे वो सबसे काहिल इंसान थी, और खुद से नफरत करते कि उसने ऐसा होने दिया। शानदार, यही जज्बा होना चाहिए। मिशेल ने अपनी चहकती आवाज में बात खत्म की। मुझे गलत मत समझिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको जहन में रखना चाहिए कि ऐसे दर्जनों लोग मौजूद हैं जो ये नौकरी करना पसंद करेंगे, और उसमें से बेशतर की उम्र आपसे आधी है। ये बात आपको काम की तहरीक देती रहेगी। फोन रखने के बाद एला ने डेविड को अपनी तरफ देखते पाया। उसके चेहरे पर संजीदा और नपातुला तासुर था। वो मुंतजिर दिखाई देता था कि उन्होंने बात जहां रोकी थी वहीं से शुरू करें, लेकिन उसका जी न चाह रहा था वो अपनी बेटी के मुस्तकबिल पर मजीद गौर फिक्र करे। अगर इन्हें जिस बात की फिक्र थी वो यही तो थी।
उसी रोज बाद में वो पोर्च में अपनी पसंदीदा झूले वाली कुर्सी पर अकेली बैठी नॉर्थैम्पटन का सुर्खी माइल नारंगी गुरूब आफ्ताब देख रही थी। आसमान इस कदर करीब और कुशादा दिखाई दिया कि अपना हाथ बढ़ाकर उसे तकरीबन छू ही सकते थे। उसका दिमाग यूं जैसे अपने अंदर घूमते तमाम तर शोर से आजिज आकर खामोश हो चुका था। इस महीने की क्रेडिट कार्ड की अदायगियां और ली के खाने की बुरी आदतें, एवी के बुरे स्कूल ग्रेड, आंटी ईस्टर और उनके उदासी भरे केक, उसके कुत्ते स्पिरिट की गिरती सेहत, जेनेट के शादी के मंसूबे, उसके शौहर की चोरी छुपे मुआशके, खुद उसकी जिंदगी में मोहब्बत की कमी। एक एक करके उसने उनको छोटे छोटे ज़हनी डब्बों में मुकफ्फिल कर दिया। इस ज़हनी कैफियत में एला ने मुसव्विदे को उसके लिफाफे से निकाला और यूं जैसे उसका वजन तोलते हुए अपने हाथ में उछाला। उसके सरे वर्क पर नॉवेल का नाम नीली रोशनाई में लिखा था, दिलकश कुफ्र। एला को बताया गया था कि मुसन्निफ के बारे में कोई भी ज्यादा नहीं जानता था। कोई ए ज़हारा जो हॉलैंड में रहता था, ये मुसव्विदा लिफाफे में एक पोस्ट कार्ड के हमरा लिटरेरी एजेंसी को एम्स्टर्डम से भेजा गया था। यह मुसव्विदा लिफाफे में एक पोस्ट कार्ड के हमरा एजेंसी को एम्स्टर्डम से भेजा गया था। पोस्ट कार्ड पर सामने गुलाबी, जर्द और सूजनी गुले लाला के खीरा कुन खेतों की तस्वीर थी और इसकी पुश्त पर नफीस तहरीर में लिखा था, मोहतरम / मोहतरमा, एम्स्टर्डम से सलाम। कहानी जो इसके हमरा मैं आपको बेच रहा हूं, एशियाई कुचक में 13वीं सदी के कूनिया में वक़ू पज़ीर हुई, लेकिन मेरा दिल से यकीन है कि यह कहानी मुल्कों, सकाफतों और सदियों की हुदूद से मावरा है। मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतरीन शायर, रूमी और तारीख़ इस्लाम के इंतहाई मोहतरम रूहानी रहनुमा शम्स तबरेज़, जो रसवाइयों और हैरानियों भरे एक गुमनाम गैर रिवायती दुर्वेश थे, के दरमियान गैर मामूली ताल्लुक पर यह तारीखी सूफियाना नॉवेल दिलकश कुफ्र पढ़ने का वक्त मुयस्सर हो सकेगा। खुदा करे मोहब्बत हमेशा आपकी हमराही हो और आप हमेशा मोहब्बत में घिरे रहें। एजी ज़हारा। एला जान गई कि पोस्ट कार्ड से एजेंट के तजस्सुस को हवा मिली होगी, लेकिन स्टीव ऐसा शख्स न था जिसके पास किसी नौ आमोज मुसन्निफ की तहरीर पढ़ने का वक्त होता। सो उसने वो पलंदा अपनी असिस्टेंट मिशेल के हवाले कर दिया, जिसने उसे अपनी नई असिस्टेंट के सुपुर्द किया। यूं दिलकश कुफ्र अब एला के हाथों में था। वो नहीं जानती थी कि ये सिर्फ कोई किताब न होगी, बल्कि एक ऐसी किताब जो इसकी जिंदगी बदल कर रख देगी। ये कि जिस दौरान वो उसे पढ़ रही थी, इसकी जिंदगी दोबारा तहरीर की जाएगी। एला ने पहला सफ़ा पलटा। मुसन्निफ के बारे में एक तहरीर थी। एजी ज़हारा जब दुनिया का सफ़र ना कर रहे हों तो एम्स्टर्डम में अपनी किताबों, बिल्लियों और कछुओं के हमरा रहते हैं। दिलकश कुफ्र उनका पहला और गालिबन आखिरी नॉवेल है। उनका नॉवेल निगार बनने का कोई इरादा नहीं और इन्होंने ये किताब खालिसतन सूफ़ी और शायर रूमी और उनके महबूब शम्स तबरेज़ की मोहब्बत और तहसीन में लिखी है।
उसकी निगाहें सफ़े पर नीचे फिसली और वहां एला ने कुछ ऐसा पढ़ा जो उसे अजीब तौर पर बेहद मायूस लगा। बावजूद इसके जो कुछ लोगों का कहना है, मोहब्बत सिर्फ वो शीरी एहसास नहीं जिसे तारी होना ही होता है और फिर वो तेजी से गुजरते ज़ाइल हो जाता है। जब उसे इदराक हुआ कि ये बिल्कुल उस जुमले का मुतज़ाद था जो उसने इस सुबह किचन में अपनी बेटी से कहा था, उसका मुंह खोले का खुला रह गया। वो लम्हे भर को साकित रह गई, इस सोच पर हैरान सा कि कायनात की कोई पुरस्कार ताकत या फिर ये मुसन्निफ ही जो कोई भी वो था उसकी जासूसी कर रहा था। शायद उसने ये किताब पहले से ये जानकर लिखी थी कि किस किस्म का शख्स इसे पढ़ेगा। उस लिखारी के दिमाग में कारी के तौर पर वो ही था, किसी वजह से जो उसे मालूम न थी। एला को ये ख्याल परेशान कुन और सनसनीखेज दोनों ही लगा। कई तरह से 20वीं सदी 13वीं सदी से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। दोनों तारीख में बेमिसाल मजहबी तसादुम, सकाफती गलत फहमियों और दूसरों से खौफजदा होने और एक उमूमी एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ के अदवार के तौर पर कलमबंद किए जाएंगे। इन जैसे ज़मानों में मोहब्बत की ज़रूरत हमेशा से कहीं ज़्यादा है। अचानक उसकी सिमत खुनक और तेज़ हवा का झोंका आया जिसने पोर्च में पत्ते बिखेर दिए। गुरूब आफ्ताब का हुस्न मगरबी उफ़क़ की सिमत तैर गया था और फ़ज़ा बेकैफ और बेलुत्फ़ महसूस होने लगी थी, क्योंकि मोहब्बत ही ज़िंदगी का जौहर और मकसद है। जैसा कि रूमी ने हमें याद दिलाया, यह हर किसी पर वार करती है, उन पर भी जो मोहब्बत से गुरेज़ां होते हैं, हत्ता कि उन पर भी जो रूमान पसंद के अल्फाज को नापसंदीदगी की निशानी समझते हैं। एला दम बखुद रह गई, यूं जैसे उसने वहां पढ़ लिया था, मोहब्बत सब पर वार करती है। हत्ता के नॉर्थैम्प्टन में बसने वाली दरमियानी उम्र की एला रॉबिन्सन नामी हाउस वाइफ पर भी। उसके वजदान ने उसे मुसव्विदा एक तरफ रखने, घर में जाने, मिशेल को फ़ोन करने और ये बताने का कहा कि वो किसी सूरत भी इस नॉवेल पर रिपोर्ट नहीं लिख सकती, लेकिन इसके बजाय उसने गहरी सांस भरी, सफ़ा पलटा और पढ़ना शुरू कर दिया। नॉवेल का बकिया हिस्सा अगली पोस्ट में अपलोड कर दिया जाएगा। हमसे जुड़े रहिए।